नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई सीरीज़ के जिसके अंदर हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो यूपीएससी के लिए जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसका हम संपूर्ण कोर्स करेंगे, यानी पूरा एक एक टॉपिक विस्तार से देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारी यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन की, एसएससी या भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी। जबकि ज़्यादा हम इसको यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा पहला टॉपिक है वह मुद्रास्फीति से संबंधित है, यानी इन्फ्लेशन से संबंधित है। वीडियो की लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसकी वीडियो हम केवल और केवल 15 मिनट ही रखेंगे। आप इसको डबल स्पीड में भी करके देख सकते हैं, मगर आप मेरा सजेशन है आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी में हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मेंस या प्री के अंदर जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस नई सीरीज़ का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आज के जो न्यूज़पेपर था। ठीक है, आज ठीक है, आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर के न्यूज़पेपर में एक ये बनाया गया था, ये प्रकार का पोस्टर था, यानी कार्टून टाइप का। तो इसमें जैसे भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम शुरू करते हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी बड़ा कदम है। अगली जो हम ये पहले देखते हैं, अभी जो मुद्रास्फीति हम शुरू करने से पहले ये देखते हैं भी जो हमारा न्यूज़पेपर होता है वहाँ किस प्रकार की न्यूज़ आती है हमारी मुद्रास्फीति से संबंधित। ठीक है, हम देखते हैं जैसे ये पिछली बार कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी जिसमें आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट और महंगा किया कर्ज करना। ठीक है, तो इसमें क्या था, अभी जो मुद्रास्फीति है कहाँ तक, यानी किस ये न्यूज़ है वह कैसे हमारी मुद्रास्फीति से संबंधित है। ठीक है, वैसे इसमें देखा जाए तो कहीं पे भी ज़्यादा जगह मुद्रास्फीति का जिक्र नहीं है। ठीक है, इसके अंदर महंगाई का जिक्र किया गया है, जैसे महंगाई दर के बारे में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सारा है हम देखेंगे भी ये न्यूज़ किस प्रकार से हमारी मुद्रास्फीति से संबंधित है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हुए जाएंगे तभी इकोनॉमिक्स हमें अच्छी तरह समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो मुद्रास्फीति होती क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ये होता क्या है भी हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं भी मुद्रास्फीति एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भी वैसे होती क्या कहती है डेफिनेशन भी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा में जिसमें मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है वह मुद्रास्फीति कहलाती है। इसे महंगाई या मुद्रास्फीति का ही एक कारक है। मुद्रास्फीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, चूँकि उपभोग क्या होता है, महंगा हो जाता है और बचत स्वतः नीचे आ जाती है। और जब मुद्रा की आय और क्रय क्षमता शून्य हो जाती है तो उस मुद्रा को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले हम जो इतना पढ़ा है इसका अर्थ समझते हैं। इसमें कहा गया अभी जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या सेवा खरीदते हैं, जब जिस मुद्रा के रूप में हम खरीदते हैं, जैसे हम भारत में, तो भारत में कोई भी वस्तु हम रुपये से खरीदेंगे। अगर हम अमेरिका में होते हैं तो उसको हम डॉलर के रूप में खरीदते हैं। उस मुद्रास्फीति कब होगी, जब उस मुद्रा की क्रय क्षमता कम हो जाती है। यानी क्रय क्षमता का अर्थ होता है भी जैसे 1 रुपये में हम कितना वस्तु खरीद पा रहे हैं, क्या हम उसी टाइम में क्या 1 रुपये में वह वस्तु इतने में खरीद पा रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, जैसे हम 100 रुपये में कहीं 1 किलो गेहूं खरीद सकते हैं। वैसे नॉर्मली इतना रेट नहीं है, मगर हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भी 100 रुपये एक गेहूं के 1 किलो का रेट है, यानी 1 किलोग्राम का। ठीक है, अगर महंगाई यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उस 100 रुपये की वैल्यू कम होकर वह हमें अब 120 रुपये के आसपास केजी के हमें मिलेगी। तो ये 20 रुपये बढ़ा हुआ चीज़ है, तो ये वाकया है मुद्रास्फीति है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। ठीक है, यही कह रखा है कि अगर मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाते हैं, यानी नॉर्मल भाषा में हम किसी भी देश के अंदर मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या होगा भी जो जो अर्थव्यवस्था है वह उस पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव, यानी उस पर उल्ट यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो लोग होंगे वह मांग कम कर देंगे, क्योंकि अगर जो गेहूं का लोग 100 रुपये किलो मिल रही थी अभी वह 120 रुपये होगी तो उसकी मांग स्वतः कम हो जाएगी, क्योंकि 20 रुपये अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होंगे, लोग उसको कम करने, उसके जो वैकल्पिक चीज़ें हैं, जैसे गेहूं के बजाय हम ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वह सस्ती हो जाएगी, तो ब्रेड की मांग बढ़ जाएगी और जो गेहूं की मांग कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा भी अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उपभोग महंगा हो जाएगा। अब जब हमने देख लिया भी उपभोग तो महंगा हो ही जाएगा, क्योंकि 20 रुपये हमारा बढ़ा है तो वह क्या है, उपभोग महंगा हो रहा है।
ठीक है। जब मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य की हो जाती है, यानी कई कैसा होता है भी, कई बार जब क्या होता है भी मुद्रा इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है भी उसका मूल्य है वह नकारात्मक अवस्था में रहता है। जैसे हम कई देशों में समझ आते हैं, जो भारत के जैसे अमेरिका का डॉलर है, भारत का आज लगभग 80 रुपये के आसपास है। ठीक है। अगर $1 के मुकाबले जो भारत का, अगर मानो ऐसी स्थिति आ जाए भी कोई भी अर्थव्यवस्था है $1 खरीदने के लिए उसको 1 लाख रुपए देना पड़े, यानी $1 की वैल्यू 1 लाख के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, वह मुद्रा लगभग उसका मूल्य है वह शून्य के बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भी, जो होती है उस मुद्रा को क्या करना पड़ता है, अर्थव्यवस्था से हमें बाहर करना पड़ता है। ठीक है। तो उससे क्या होगा भी, अगर हम नई मुद्रा लेकर आएंगे, क्योंकि उस मुद्रा का इतना ज़्यादा अधिशेष हो गया है उस अर्थव्यवस्था में भी, उस मुद्रा की कोई खास ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भी, उस नई मुद्रा का संचालन करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को दोबारा सुदृढ़ रास्ते में ले आया जा सके। ठीक है। अगला कहता है, वर्तमान में भारत में प्रयोग होने वाली सबसे जो छोटी मुद्रा है वह कौन सी है, 50 पैसे की है। आज हम देखते हैं भी सबसे छोटी मुद्रा जो चल रही है वह कौन सा है, 50 पैसा है। यानी मार्केट में हम जाएं तो सब हम कहें भी सबसे छोटी मुद्रा कौन सी है, तो हमारे से हम जो कोई भी चीज़ करें तो हम उसको 50 पैसे देके उससे खरीद सकते हैं। और उसकी भी लिमिट निर्धारित कर दी है, कितनी, 10 रुपये तक। अब 10 रुपये तक 50 पैसे दे सकते हैं, उसके आगे आप 50 रुपये नहीं दे सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं हमें कोई बड़ी चीज़ लेके जाएं और हम 50 पैसे के सिक्के ले जाएं तो वह चीज़ हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। अब एक सिक्के का कैसे मूल्यांकन होता है भी, एक सिक्के का मूल्यांकन होता है भी, जिस वो सिक्का होता है उसमें उतनी ही मुद्रा के मुकाबले में धातु लगी होनी चाहिए। जैसे हम अपने हिस्ट्री के पीरियड के अंदर देखते हैं तो क्या होता था, मुद्रा बनती थी वह सोने व चांदी जैसे धातुओं की बनती थी। ठीक है। फिर उसको कांसे में भी बनाने जाने लगा। मगर अगर हम देखें भी, एक अब मुद्रा का भी निर्धारण कैसे हो, ठीक है भी, इसमें का भी अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये के अंदर कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये के बराबर ही मुद्रा लगी होनी चाहिए, यानी 1 मुद्रा के बराबर ही उसके अंदर धातु लगी होनी चाहिए। यानी अगर 1 रुपये के अंदर कोई धातु हम खरीदना चाहें तो उतनी धातु हमें मिल जाए जितनी हम 1 रुपये के पैसे में करा रही है। ठीक है। या तो 1 रुपये तक की हो या उससे कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे होगी तो एक बार ऐसी सिचुएशन हो गई थी भी, भारतीय जो मुद्रा थी उसका जो जिसमें जो मटेरियल का यूज हुआ, जिस धातु का यूज हुआ था, तो बांग्लादेश में काफ़ी मात्रा में ये जो सिक्के थे वह ब्लैक होने लगे थे, यानी वह मात्रा में यहाँ से स्टोर होके बांग्लादेश में जाने लगे थे। वहाँ पर उनको पिघलाकर उस धातु को बनाया जाता था, कहीं ना कहीं वह धातु उससे महंगी पड़ती थी। यानी 100 रुपये के सिक्के अगर वहाँ पर 110 रुपये की धातु मिलकर बेची जाती थी तो उससे उनको क्या होता था, फायदा होता था। तो अभी सरकार ने कहा भी हम उसके अंदर इतनी ही धातु रखेंगे जितना कि उसका एग्जैक्ट मूल्य है। ठीक है। बाजार में जितना उसका मूल्य है उतनी ही धातु। ठीक है। तो अगर हम 100 रुपये का सोने का सिक्का जारी करें तो उसके अंदर 100 रुपये के ही सोने की मात्रा लगी होगी, उससे ज़्यादा उसके अंदर मात्रा नहीं लगी होगी। ठीक है। तो इन्फ्लेशन का अर्थ हम समझ गए भी, आमतौर भाषा में इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई होती है। ठीक है। महंगाई को हम कहते हैं भी, महंगाई ही एक वर्ग, यानी ये महंगाई का स्वरूप है भी, मुद्रास्फीति का कम होना। ठीक है। यही है हमारी इन्फ्लेशन, जिसका बार बार न्यूज़पेपर में ये जिक्र होता है। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, अच्छे से हम इन्फ्लेशन को समझ पाते हैं। ठीक है। अगेन इसको और देखते हैं, जो मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, जो मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वह किस पे पड़ता है, निर्धन व्यक्ति पर पड़ता है। क्योंकि हम निर्धन व्यक्ति की बात करते हैं तो वह क्या करते हैं भी, उस पैसे को यानी 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये ही शाम को अपना उपभोग कर लेते हैं। यानी 100 रुपये कमाकर वह 100 रुपये ही उसको यानी खर्च कर देते हैं अपने भरण पोषण के ऊपर। ठीक है। जबकि जो एक अमीर आदमी है या जो जिसके पास अधिशेष है, यानी जिसके पास काफ़ी मात्रा में संपत्ति है, तो वह उस मुद्रा का क्या करेगा, उससे कुछ संपत्ति खरीद लेगा, ताकि भविष्य में अगर मुद्रास्फीति या महंगाई जैसी स्थिति होती है तो वह उस संपत्ति को बेच करके, मुद्रास्फीति यानी समाज यानी संपत्ति को बेच करके संसाधनों की अपनी पूर्ति कर पाए। ठीक है। ये बात इसके अंदर कही गई है। और क्या कहा गया भी, जो यही बात है, इससे उसका क्या होता है, उपभोग है प्रभावित। क्योंकि हम जानते हैं भी, जो संपत्ति है वह हमारे पर सीमित मात्रा में, संपत्ति हमारे किसी भी रूप में हो सकती है, भूमि हो सकती है, सोना हो सकता है, शेयर हो सकते हैं, संपत्ति का कोई भी रूप हो सकता है। पता है भी, जैसे मुद्रा है हमारी, जैसे हम विमुद्रीकरण का उदाहरण लेते हैं तो क्या हुआ था, जब सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे, वो तो चलो सरकार ने वापस लिए थे, मगर ऐसी स्थिति आ जाए भी सरकार ऐसा कुछ कह दे भी, हम इस मुद्रा को अब ये यानी चलन में नहीं
होगी, जो आपके पास पड़ी है उसका कोई मूल्य नहीं और वो भी उसको भी हम क्या नहीं वापस नहीं लेंगे। तो वह मुद्रा जो हमारे पास थी वह अब क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। तो इसका यानी हमारे पास जितनी संपत्ति थी वह हमारी नष्ट हो गई। ठीक है, तो अगर हम उस संपत्ति की अगर संपत्ति खरीद लेते हैं, यानी उस मुद्रा की हम संपत्ति खरीद लेते हैं, जैसे मेरे पास 1000 रुपये थे तो उस 1000 रुपये की अगर हम क्या करें, भूमि खरीद लेते हैं, चाहे वो मुद्रा भविष्य में जाकर बंद हो जाए या मुद्रास्फीति कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, मगर जो भूमि मैंने खरीदी है उसके मूल्य में हमें संसाधन मैं खरीद पाऊंगा, यानी उस भूमि को बेच करके नई मुद्रा प्राप्त कर लूंगा और उससे मैं क्या करूंगा भी अपने संसाधनों की पूर्ति करूंगा। ठीक है, मगर अगर हम सिर्फ मुद्रा ही रखते हैं तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि वो मुद्रा की वैल्यू ना के बराबर हो, तब हमारे पास हमने उसकी संपत्ति भी नहीं खरीदी है तो हमारे पास इसका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो हम देखते हैं जो निर्धन व्यक्ति होता है वह क्या करता है, भी जितने पैसे कमाता है उतना ही वह खर्च कर देता है। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा तो वह किस पे पड़ेगा, हमारा निर्धन व्यक्ति पर पड़ता है। जो संपत्ति जो संपन्न जो समाज होता है उस पर ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी से हम कहते हैं भी जो कालाबाजारी जैसी स्थिति है वह भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्या कहता है, आगे कह रहा है भी किसी भी संपत्ति में निवेश के उद्देश्य से कर सकता है, बस यही बात इसमें कह रखी है। देखो, मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वाले को हानि होती है। ठीक है, अब इस बात का क्या अर्थ है, इसमें कहते हैं भी जो मुद्रास्फीति के कारण जो ऋण देता है, जैसे मैंने आज किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, उस 100 रुपये की वैल्यू क्या है, उस 100 रुपये से मैं आज मानो 1 किलो गेहूं खरीद सकता हूँ। मैंने कहा भी मैं ये 100 रुपये आपको 1 साल बाद लौटाऊंगा, तो 1 साल बाद क्या होगा भी मानो मैं उसी 100 रुपये के बदले उसको मैं 110 रुपये भी लौटाता हूँ, या मैं मानता हूँ 100 ही रुपये लौटाता हूँ सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसको मैं 1 साल बाद 100 रुपये लौटाता हूँ, तो क्या ज़रूरी नहीं है भी उस 100 रुपये में मैं फिर भी 1 किलो गेहूँ खरीद पाऊँ, ये भी जरूरी नहीं है। मानो मैं उस समय 100 रुपये में केवल यानी 1 किलो गेहूं के लिए मुझे 110 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो यानी अभी मैं जो 90 रुपये में मानो चलो मैं 90 रुपये में 1 किलो गेहूं तो नहीं खरीद पाऊंगा। तो यानी 1 साल के अंदर मेरी जो मुद्रा थी उसका क्या हो गया, जितनी मैंने मुद्रा दी थी उतनी मुद्रा तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, अभी जो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वह भी कहीं ना कहीं जो ऋण लेने वाला होता है उसको तो लाभ होता है, जबकि जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसका फायदा होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है, जबकि लेने वाले को इस ऋण के यानी उसके कारण क्या होता है, उनको लाभ होता है। इसीलिए हम देखते हैं जो बैंक अपने लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के साथ साथ ब्याज दरों में भी क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। जैसे इसी के साथ हम जो बैंक देखते हैं, बैंक क्या करते हैं भी, जैसे जो इकोनॉमी है, अगर इकोनॉमी के अंदर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, अपनी ब्याज दरें बढ़ा देती है, ताकि भविष्य में जो पैसा उसके पास आए तो वह उसकी जो जितनी मुद्रा उसने दी है कम से कम उस मुद्रा का वैल्यू उसके पास वापस आ जाए। ऐसा ना हो कि उसने 100 रुपये जो उधार दिए हैं वह उसको वापस 100 रुपये जैसी संपत्ति खरीदने में भी सक्षम ना हो। ठीक है, इसलिए बैंक भी क्या करते हैं, समय के साथ साथ महंगाई को देखते हुए अपनी बढ़ोतरी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अतः उपभोग एवं निवेश दोनों को ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब अगली बात इसके अंदर कही गई है जो बढ़ा देते हैं, इसके कारण क्या होता है भी जो ऋण प्राप्त करना महंगा हो जाता है, जिससे हमारे उपभोग और निवेश दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी अगर हम बैंक से अगर ऋण लेते हैं, अगर उसकी ब्याज दरें अधिक है तो ऋण लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो महंगे होने से हम क्या करेंगे भी, जो निवेश है या उपभोग है, जैसे पहले हमारे पास ऋण लेना सस्ता था तो हम क्या करते थे, 100 रुपये का ऋण लेते थे और 100 रुपये में हम उसमें हमें उसका 110 रुपये ही चुकाने थे। तो हम क्या कहते थे, 100 रुपये का ऋण ले लेते थे, 1 साल बाद हम क्यों कितने 110 रुपये चुकाने हैं, तो 10 रुपये ही हमें देने हैं। तो हम क्या करेंगे भी, ऋण लेंगे और उसका निवेश करेंगे या उसका उपभोग कर लेंगे। ऋण किसी भी रूप में लिया जा सकता है, हम निवेश के उद्देश्य से ले सकते हैं, यानी हमें कोई नई फैक्ट्री है या नया कोई बिजनेस शुरू करना है तो इसलिए भी ऋण ले सकते हैं, या हम ऋण का उपयोग किसी संपत्ति के लिए या किसी उपभोग के लिए कर सकते हैं। उपभोग का मतलब है भी हम जैसे ऋण का उपभोग हमने भूमि खरीदने के लिए किया, या उसका उपयोग हमने कोई कार या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए किया। ठीक है, तो उसमें भी ऐसी परिस्थिति में क्या होता है भी, अगर ऋण महंगा हो जाएगा, जैसे हमें अभी जो 100 रुपये में ऋण लूंगा उसके मुकाबले वो बैंक कहेगा भी अभी हमने जो मुद्रास्फीति को देखते हुए आपको 1 वर्ष बाद हमको 120 रुपये देने पड़ेंगे।
यानी 10 रुपये मेरे को ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो ज़्यादा देने का मतलब ये है भी अब मैं क्या करूँगा भी ऋण एक बार ये सोचूंगा भी अभी मैं ऋण नहीं लेता हूँ, जब मेरे को ये होगा भी 110 रुपये ही चुकाने तो उस टाइम मैं यानी क्या करूँगा ऋण दूंगा, ताकि उससे मेरे को क्या होगा भी बेनिफिट होगा, ताकि मेरे को 10 रुपये कम चुकाने पड़े। ठीक है, बस यही बात जो हमारा उससे निवेश भी प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो निवेशक है वो निवेश लेना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो निवेश करना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको आगे से पैसा जब महंगा मिलेगा तो वो कैसे निवेश करेंगे। और उपभोग का हमने देख ही लिया, यानी अगर वो चीज़ ब्याज दर महंगी है तो हम ये एक पल के लिए कह देंगे, हम कह देंगे भी जो अभी ब्याज दरें महंगी है, हम बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें जो वापस देने वक्त ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे भी एक बार के छोड़ो, हम 2 या 3 महीने थम के, हम 2 या 3 महीने रुक कर कोई कार या मोटरसाइकिल या कोई भूमि या किसी भी प्रकार की वस्तु या कोई अन्य उपभोग से संबंधित उस वस्तु को थोड़े समय बाद उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने लिमिट रखी थी 15 मिनट की, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भी इसको हम और किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत में आपकी एक जिम्मेवारी बनती है भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, कि कौन कौन सी मुद्रास्फीति होती है, किस प्रकार से इसको मापा जाता है, किस प्रकार से, साथ में हम न्यूज़ में देखते जाए भी किस प्रकार से न्यूज़ में इसका हम प्रभाव देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ठीक है।